खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 13 साल बाद देश की रेटिंग बढ़ा दी है। मतलब यह कि मोदी सरकार ने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो कड़े कदम उठाए हैं, उनकी वजह से देश में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का अच्छा माहौल बनेगा, ऐसा माना जा सकता है। इससे पहले पीयू यानी पीईडब्ल्यू की रिसर्च में देश के 88% लोगों ने मोदी को सबसे पॉपुलर नेता बताया था। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली कह रहे हैं कि पिछले 3 साल के दौरान भारत सबसे तेजी से डेवलप करने वाला देश के तौर पर उभरा है और यह बात साबित हो गई। तो पीयूष गोयल कह रहे हैं कि मूडीज ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे। वहीं कांग्रेस का दावा है कि मोदी और मूडीज की जोड़ी देश के लोगों के मूड को भांप नहीं पा रही। तो आज बड़ा सवाल बहस में यही कि क्या वाकई देश की इकोनॉमी सुधार की राह पर है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मूडीज ने सुधारी इंडिया की रेटिंग। मोदी हुकूमत पर मूडीज ने लगाई मुहर। क्या जीएसटी और नोटबंदी की वजह से मईशत बेहतर हुई? क्या मूडीज की रेटिंग को बेहतर हुकूमत का प्रूफ मान लिया जाए? क्या मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर है? मुल्क में नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। मूडीज के एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 2/3 से भी ज्यादा शहरी वजीर-आजम की पॉलिसियों से मुतमईन है। मुस्तकबिल में भी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में अहम किरदार अदा करेंगे। मूडीज के मुताबिक 88% शहरी अब भी मोदी के हक में राय रखते हैं। सन 2015 में यह हिमायत 87% थी, लेकिन मोदी हुकूमत पर तमाम तर तनकीद के बावजूद इसमें 1% इजाफा ही हुआ है। वहीं हिंदुस्तान की रेटिंग में भी मूडीज ने 13 साल बाद इजाफा किया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 13 साल बाद हिंदुस्तान की रेटिंग बढ़ाई। 2004 में हिंदुस्तान की रेटिंग Baa3 थी, जो अब बढ़कर Baa2 हो गई है। जीएसटी, नोटबंदी, आधार से बैंक के खातों को जोड़ने जैसे कदम से रेटिंग में इजाफा हुआ। मूडीज ने कहा, हिंदुस्तान में मईशत में मुसलसल तेज रफ्तारी आ रही है, वहीं ग्रोथ भी बढ़ रहा है। मूडीज के मुताबिक मुमकिन है कि हुकूमत पर कर्ज का बोझ कम होगा, बिजनेस और सनत में इजाफा होगा, एफडीआई को तरक्की मिलेगी, दुनिया के सामने खड़े होने की ताकत में हुआ इजाफा। अगले माली साल में ग्रोथ 7.5% से हो सकता है ज्यादा। हिंदुस्तान की रेटिंग में इजाफा मोदी हुकूमत के काम का नतीजा है। मूडीज की दर्जाबंदी की बीजेपी के सदर अमित शाह ने तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वजीर आजम मोदी की मकबूलियत और मौजूदा हुकूमत के कामकाज की वजह से ये रेटिंग मिली है। मरकजी वजीर अरुण जेटली ने मूडीज की रेटिंग का जिक्र करते हुए कहा है कि इससे मुल्क को मुख्तलिफ मैदान में फायदा होगा। 13 वर्षों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को मूडीज का अपग्रेड मिला है और जो भारत की रेटिंग है उसको पॉजिटिव से स्टेबल अपग्रेड किया गया है। इस प्रकार का अपग्रेड काफी सकारात्मक कदम जब उठते हैं किसी अर्थव्यवस्था में, तो तभी उस अर्थव्यवस्था को मिलता है और ये मान्यता देता है इस बात को कि भारत में जो आर्थिक सुधार पिछले कई वर्षों में हुए हैं, उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत, स्थिर और दृढ़ बनाया है। वहीं मुल्क में अपोजिशन की किरदार अदा करने वाली सियासी जमात इसे सिर्फ आंकड़ों का खेल बता रही है। They are not able to gauge or understand the mood of the nation. नीचे कुछ हो रहा है, ऊपर से रिपोर्ट कुछ आ रही। कहीं यहाँ से पॉपुलरिटी का रेट चार्ट, कहाँ से वो भी विदेशी एजेंसी। देसी एजेंसी किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, सब विदेशी एजेंसी। ऐसा लग रहा है जैसे सारा चुनाव बीजेपी को इस बार वॉशिंगटन से ही लड़ना है। हालिया सर्वे से अंदाजा होता है कि नरेंद्र मोदी अब भी अवाम में इंतहाई मकबूल है। वहीं मुल्क में अपोजिशन की किरदार अदा करने वाली सियासी जमात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत सुस्त माशी तरक्की की वजह से नाकाम रही है। तो वहीं नरेंद्र मोदी की मकबूलियत और माईशत में ग्रोथ में इजाफा को अपोजिशन आंकड़ों का खेल बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
तो क्या वाकई देश की इकोनॉमी सुधार की राह पर है? यह है हमारा आज का बड़ा सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। मोहम्मद अली खान साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। लखनऊ का हम रुख करेंगे। अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर शिर्वो-कमल दत्ता, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और संजय गुप्ता साहब, जो कि आदर्श व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, बतौर ट्रेड यूनियन लीडर हमने उनको यहां पर रखा है कि जमीनी तौर पर हालात कितने बदले हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर हालात क्या हैं, वो गुप्ता जी मैं आपसे जानने की ख्वाहिश रखता हूं। तो बहस की शुरुआत करते हैं। एक और खास मेहमान रिफत जावेद साहब थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले गोपाल जी आपसे जानना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा यह सुनकर कि भाई इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बढ़ा दी है। हर किसी को सुनकर अच्छा लगा होगा, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एक साल पहले इसी मूडीज की रेटिंग को हम खारिज कर रहे थे, कह रहे थे कि उनका जो तौर तरीका है रेटिंग देने का वो ठीक नहीं है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। लेकिन आज जब उन्होंने रेटिंग में सुधार कर दिया तो गवर्नमेंट इसको इस तरह से पेश कर रही है कि भाई देखिए, जो हमने इकोनॉमी में सुधार करने की कोशिश की, जिस तरह से हमने जीएसटी लागू किया, नोट बैन किया, उसका अब असर दिखने लगा है और वो कहीं ना कहीं रेटिंग्स पे भी वो असर डाल रहा है। ऐसा क्यों? बता दें गोपाल जी, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम जी ने कहा था, क्यों हम मोदी की रेटिंग को हम क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे थे, वो ये था कि जो डेट टू जो हमारा जीडीपी रेशो है वो 68% का है और चाइना का जो कि 250% ज्यादा है, मतलब जीडीपी का 250 गुना ज्यादा है, तो उसको हमसे बेटर रेटिंग दे रहे हैं। तो जो बेसिकली ये जो मूडी की रेटिंग होती है, ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट के ऊपर होती है। जो पैसा आता है, जो उसकी डेट फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनके ऊपर बेसिकली डिपेंड होती है। तो वह कंसिडरेशन जो उन्होंने की थी वह ठीक नहीं लग रही थी। तो अगर आज जब उन्होंने उस चीज को ठीक कर दिया और पॉजिटिव उसका एटीट्यूड आया है, तो हम अप्रिशिएट करेंगे, इसमें वेलकम स्टेप है। हम ये तो कह नहीं रहे थे कि मूडी की रेटिंग ही खराब है, वो हम कह रहे थे कि जो एक पैरामीटर है जिसको चाइना के साथ कंपेयर करके अगर हम देखें तो चाइना से हम कई गुना अच्छे होने के बाद भी उसी पैरामीटर पे जब मूडी हमें वो करता है इवेल्युएट, तो वह नेगेटिव किया उसने, उससे कम किया है। तो वह बात थी। और आज जब केवल ये नहीं है कि मूडी ने क्या इवेल्युएट किया, उसने रीजन दिए हैं और वह जो तीनों चारों रीजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात उन्होंने कही है कि देश में सर्विस डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी आई है, लीकेजेस प्रूफ हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जितने भी, चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उनमें काफी स्टेबिलिटी आई है। दूसरी उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स प्रोसेसेस हैं वह लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी लेके आए हैं और गवर्नमेंट कमिटेड टू रिफॉर्म लग रही है, इसके बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है। चौथी बात उन्होंने कही है कि जो टैक्स कंप्लायंस है। ठीक है सर, चौथी बात बाद में सुन लेंगे। मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली खान साहब खारिज क्यों कर रहे हैं और क्यों आपको यह लग रहा है, कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मूडीज के साथ भी सेटिंग कर ली, मूडीज भी जो है वो मोदी भक्त हो गया? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये रिपोर्ट हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती और मैं बताता हूं क्यों। ये विदेशी एजेंसियां जो है, स्टैंडर्ड ऑफ पुअर, फिच और मूडी, जो रेटिंग एजेंसियां हैं, इनकी रेपुटेशन मैं कहूंगा थोड़ी बदनाम हुई थी 2008 के बाद, जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। आपको याद है उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस का जरिया जो था माना गया था एक मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी होती थी। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी को, और ये जड़ थी जो आर्थिक बर्बादी आई थी उसकी, तो ये मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी को स्टैंडर्ड ऑफ फिच, पुअर और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच और मूडी ने AAA का यानी अव्वल दर्जा दिया था।
तो मुझे माफ कीजिएगा अगर मुझे हिचकिचाहट है, मेरी पार्टी को हिचकिचाहट है इस रिपोर्ट को स्वीकारने में। उसके बाद फेडरल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना बाकायदा समीर साहब, और उस फेडरल कमीशन ने कहा, और मैं कोट करता हूं, कि जो ये फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन हुआ है उस मशीनरी में ये एसेंशियल कॉग्स थे, यानी इन्होंने अहम किरदार निभाया इस आर्थिक बर्बादी में। दूसरी चीज उन्होंने कही ये इनेबलर्स थे, इनके लिए शब्द जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो था इनेबलर्स, यानी जो बढ़ावा दे जिनकी वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन तेजी से आया। तो मुझे माफ कीजिएगा अब्बास साहब, इनकी बात में मुझे दम नहीं लगता। मुझे नहीं लगता, बड़े गर्व की बात है कि आज हम इस पे रिलाय करें और कहें ये दिखाता है देश के हालत बेहतर हो चुके। इन लोगों का सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं। मोहम्मद अली खान साहब, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, अगर आज आपकी सरकार होती और मूडीज ने हमारी रेटिंग में सुधार किया होता, तो क्या आप इसे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर पेश नहीं करते जो आज बीजेपी कर रही है? समीर अब्बास साहब, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा। अगर देश की आर्थिक हालत ऐसी हो गई होती कि नौकरियां बनिस्बत आरबीआई के 12 ईयर लो पे नहीं होती, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये नहीं कह रहा होता कि आपकी और मेरी आमदनियों में 3 साल में कोई इजाफा ही नहीं आया है, नौकरियां खत्म हो गई मार्केट में, और किसानों की आत्महत्या में 46% अगर इंक्रीज नहीं आई होती, तो मैं आज बोलता हाँ ठीक है, चलो ये बात सही दर्शाती। मगर आप लोगों ने तो ये दिखा दिया कि इस रिपोर्ट का जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और आखिर में एक बात कहूंगा समीर अब्बास साहब, आपको याद होगा 2003 में इन लोगों ने यही बड़े गर्व से, जब मूडी ने इनकी रेटिंग बढ़ाई थी 2003 में, इंडिया शाइनिंग के पोस्टर पे इन्होंने लगाया था कि मूडी ने हमारी रेटिंग बढ़ा दी है। इतिहास आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, नतीजा आ गया था 2004 में कि जनता इसके बारे में क्या सोचती है। ठीक है। डॉक्टर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दत्ता, मैं चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स के लिए आसान से शब्दों में बताएं कि मूडीज अगर हमारी रेटिंग्स बढ़ा रहा है तो उसके मायने क्या हैं हमारे देश के लिए? हमारे देश के लिए ये कितनी अच्छी खबर है? मूडीज की जो पहले रेटिंग जो थी जिस पे आपत्ति था भारत सरकार को, वो उसके मॉडस ऑपरेंडी को लेकर था। वो क्लियर कर दिया अग्रवाल साहब। मेथोडोलॉजी पहला सवाल था जी। मेथोडोलॉजी में यही था कि पहले कैश रिजर्व रेशियो और आपके डेट, ये दोनों को इंक्लूड करके रेटिंग की जाती थी। संशोधित जो अभी मूडीज की रेटिंग आई है उस पे कैश रिजर्व रेशियो और इंटरनेशनल डेट को नजरअंदाज करते हुए कैश यानी कि क्रेडिट कैपेबिलिटी आपकी कितनी है और डेबिट आपकी कितनी है, उस हिसाब से इसकी रेटिंग हुई है। वो उचित दिशा में एक रेटिंग होती है, क्योंकि जब आप किसी भी देश का आर्थिक आकलन करते हैं या फिर बुनियादी आधार पे अगर आर्थिक चीजों का सीधे शब्दों में, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के लिए, बाहरी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माहौल बन रहा है, ये कहा जा सकता है। बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, और केवल ये मूडी के रेटिंग के परिपक्ष में नहीं, ईज ऑफ बिजनेस वाला जो रिपोर्ट आया था वर्ल्ड बैंक का, वो भी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके चलते आपका माहौल बदला है। आज वर्ल्ड बैंक ने एक और संशोधित एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसके माध्यम से कहा गया है कि जीएसटी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो वो भी कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किस हिसाब से देख रही है चीजें। मैं पहले से ही कहता आया हूं समीर भाई, आपको याद होगा जब जीएसटी भी लागू हुआ था या फिर डिमोनेटाइजेशन भी जब हुआ था, मैंने हमेशा कहा था कि अल्टीमेटली इस फिजिकल की जो आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5 से लेकर 7% के बीच में रहेगा। और आज तमाम जितने सारे संस्थाएं जिन लोगों ने जारी किया है, चाहे वो मूडी हो, चाहे वो उससे पहले वर्ल्ड बैंक हो, उससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या फिर रिजर्व बैंक की भी जो संशोधित रिपोर्ट है, उसके माध्यम से भी ये कहीं ना कहीं पे कहा गया है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2017-2018 के फिजिकल का, वो कहीं ना कहीं पे 6.7 से लेके 7 के अंदर रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं पे हम लोग जो बहुत सारे अर्थशास्त्री जो लगातार कह रहे थे कि थोड़ा सा फॉल जरूर होगा जीडीपी ग्रोथ रेट पे पिछले फिजिकल के मुकाबले में, पर उतना भी नहीं है जिस हिसाब से दर्शाया जा रहा है। ठीक है, मुझे एक और चीज ऐड करनी है। मैं आता हूं फिर आपके पास। अनुराग भदौरिया साहब, ऐसा तो नहीं कहीं फिजूल का डर आप लोग क्रिएट कर रहे थे? जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो जीएसटी का या फिर नोट बैन जिस तरीके से अमल में लाया गया, ऐसा तो नहीं फिजूल का डर क्रिएट किया गया था और उसकी हवा निकल गई मूडीज के इस सर्वे के बाद, मूडीज की इस रेटिंग के बाद?
चूंकि गांव का व्यक्ति हूं तो मैं बहुत सीधी सीधी भाषा में जानता हूं। जब घर के अंदर जी कोई बाजार करने जाए और 100 रुपए में जब वो 4 सामान लाता था, आज वो 100 रुपए में एक दाल भी नहीं ला पा रहा है। इसके मतलब महंगाई बढ़ गई है और लोग परेशान हैं। जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, आपको पता है जीडीपी 5.7 है, एनपीए 9.5 लाख रुपए का है बैंक का, आपकी जीएनपी भी गिरी हुई है, 5.6 पे है, आपका मैन्युफैक्चरिंग रेट 9.7 के 1% पे आ गया है, एक्सपोर्ट 14.7 के 2% पे आ गया है, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ी है 36%, जिसको शायद वो बताएंगे नहीं। उनके मौसा मौसी के लड़कों से पूछोगे तो पता चलेगा उनको नौकरी नहीं मिली है, और मिली है तो मैं नाम बता दूं, वीडियोकॉन से लेके, एयरटेल से लेके, और यहाँ पे टाटा से लेके, रिलायंस से लेके लोगों ने अपने एम्प्लॉय निकाले हैं। और मीडिया एजेंसी का कहो, मैं नाम बता दूं कि मीडिया के कल कितने मीडिया के लोगों ने अपने एम्प्लॉय निकाले। लखनऊ में 14 एम्प्लॉय थे, खत्म कर दिया, 1 एम्प्लॉय बचा है। अरे कम से कम बोलने के पहले थोड़ा तो शर्म करो कि प्रैक्टिकली क्या है। आप कागज पे क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। कागज नहीं तो फिर पेट नहीं भरता, मेरा पेट भरता है। ठीक है, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बुरा हाल है, एग्रीकल्चर सेक्टर का बुरा हाल है। ये सारी रिपोर्ट्स पर हम बात करते आए, लेकिन फिर एजेंसी जो है, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, वो हमारी रेटिंग क्यों बढ़ा रही है? इसका मतलब जो डिसीजन लिए गए देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, वो भले ही कड़वे लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फायदा देते नजर आ रहे हैं देश को। क्या ऐसा तो नहीं है? अरे कब लॉन्ग टर्म में, जब सब, अरे लॉन्ग टर्म में कब होंगे? 4 साल हो गए लॉन्ग टर्म में, अब कब आएगा लॉन्ग टर्म? 19 के इलेक्शन के बाद आएगा, या गुजरात के इलेक्शन के बाद आएगा, यूपी के नगर निकाय इलेक्शन के बाद आएगा? ये लॉन्ग टर्म कब आने वाला है? ठीक है, 2022 में आएगा जाके। ठीक। ये सब फालतू बातें करके किसी को ये बहका नहीं सकते। मैं इनसे सीधी सीधी बात पूछता हूँ, सीधी बात इनसे, इधर उधर की लाल झप्पे की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो ये बीजेपी का कोई इंटरनल सर्वे थोड़ी है भदौरिया साहब। कभी कॉलेज नहीं कभी, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं आप क्या ये आरोप लगा रहे हैं कि सेटिंग कर ली बीजेपी ने मूडीज से? अरे आरोप नहीं, ये फर्जी बोल रहे हैं। जो मोदी जी ने बोला है वो बोल ही नहीं रहे। उसने सजेशन दिया है। उसने क्या सजेशन दिया है? अगर आप अपना बैंकिंग सिस्टम ठीक कर लेंगे, या और आप अपना लेबर और अपना इसका लैंड रिफॉर्म अच्छा कर लेंगे, अगर आप यहाँ पे लोगों के बीच में एक माहौल, बैंकिंग माहौल पैदा करेंगे, और आप अपना जो खर्चा है आपका, अगर आपका एक्चुअल इनकम लो पर कैपिटल हो गई, अगर उस पर आप बढ़ाएंगे तो आपको खर्च करने जाएंगे तो आपका राजकोष कम होगा। अगर इसको आप ठीक कर लेंगे तो आपका ऐसा हो सकता है। उसने आपको सजेशन दिया है, वो नहीं बोला है कि ये हो गया है। ये तो हालात और बेहतर हो सकते हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन अहम बात आप गोल कर लेंगे, क्या कर रहे हैं? जो रेटिंग थी वो BAA3 से BAA2 हो गई 13 साल बाद, उसको खारिज कर दिया आपने, बाकी सारी हिदायतें गिना दी। रिफत जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, जनता का रिपोर्टर के फाउंडर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रिफत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस बात को खारिज किया जा सकता है क्या किसी भी नजरिए से? ठीक है, अनुराग अब सुन लीजिएगा, दूसरों के भी सुन लीजिए तो अच्छा लगेगा। जी रिफत। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं, सारे पैनलिस्ट ने बता दिए हैं। जैसे मोहम्मद अली खान साहब कह रहे थे कि इसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है, चूंकि मूडी पे सीधा इल्जाम लगा था जो 2008 की जो ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न आया था, कि जो इसकी जो प्रिडिक्शंस थी इसको मैनिपुलेट करने का लगा था, और आरोप नहीं लगा था, बल्कि इनको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ा। फाइन भी हुआ। हाँ, नहीं, वो इनको 864 मिलियन डॉलर पिछले साल दिसंबर में देना पड़ा। वो एक नहीं था, यूरोपियन यूनियन की जो मार्केटिंग जो वॉचडॉग है, उन्होंने एज अर्ली अभी जून में 1.24 मिलियन यूरो का फाइन लगाया है, उसी वजह से कि इनकी जो प्रिडिक्शंस की जो बेंचमार्क है, जो इनकी जो प्रोसेस है, उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ था। आपको एक दो चीजें याद कीजिएगा। मेरा मानना यह है कि मूडी अमेरिका में बैठ करके जो प्रिडिक्ट करता है यहाँ के इकोनॉमिक का हालात के बारे में, वो या जो हम और आप रोजाना देख रहे हैं। देखिए, मैं उन एलीट जर्नलिस्ट में से नहीं हूं जो कभी बाजार में नहीं जाता है। मैं अपनी खरीदारी खुद करता हूं। पिछले 6 महीने से मुझे याद नहीं कि टमाटर 80 रुपए से नीचे हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। पिछले 1 साल से मुझे नहीं लगता कि मटर 120 रुपए से कम हुआ है। ये जो हालात है ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये महंगाई की तरफ जा रहा है। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है, दूसरी तरफ इनकम के जो स्रोत है, इनकम के जो जराए हैं, वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। अभी हमारे एक साथी ने कहा, कल ही रिलायंस टेलीकॉम ने 30,000 लोगों को, वहां से 30,000 लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। आप ये कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ये इशारा कर रहा है? दैट्स नंबर 2। ये जो लोग आज खुश हो रहे हैं मूडी ने जो अपग्रेड कर दिया, इस पर बहुत खुशियां मना रहे हैं,
हैं, ये वही लोग थे जो पिछले साल जब मूडी ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी को नसीहत दी थी कि आप अपने कम्युनल गैंग को कंट्रोल कर रहे हैं वरना आपकी क्रेडिबिलिटी को हम लो कर देंगे। यही लोग थे जो उसके पीछे पड़े थे, यहां तक के एक उनकी जो एक कोई सीनियर एनालिस्ट थी उसको उसकी शादी करा दी किसी एक फेक आदमी से, कहा कि अच्छा ये इरफान हबीब साहब की डॉटर को लेकर के जो हुआ था, पूरी ट्रोलिंग गैंग उस पर आ गई थी। या तो फिर आप तब कह लेते कि वो क्रेडिबल है या आज कह ले क्रेडिबल है। मेरा मानना है कि मैं क्रेडिबिलिटी में जाना नहीं चाहता, जो बुनियादी हकायक है आज के दिन में, वो हकायक वो जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उनसे कहीं मेल नहीं खाता है। आप देखें कि आप अभी साथी कोई कह रहे थे कि ये तो मोमेंट्री है और बहुत आगे आगे आ जाएगा, 5.74 था अब आगे आ जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी की रेटिंग्स को क्या खारिज किया जा सकता है इस बिना पर? उसकी बुनियादी, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी दुनिया तो ये रेटिंग्स देख रही है ना, उस रेटिंग्स के हिसाब से फैसले तो होंगे, इन्वेस्टमेंट तो आएगा। समीर, जो मार्केट जो होता है वो सेंटिमेंट बेस्ड होता है, ठीक है। इसकी कितनी रियलिटी है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। देखिए कल एक प्रिडिक्शंस आया था, एक सर्वे आया था प्यू रिसर्च का, आपने भी देखा होगा। वो भी अमेरिका में बैठ करके 2264 लोगों से बात करके 1.25 बिलियन कंट्री का ये मुल्क है, उस 1.25 बिलियन पॉपुलेशन का, उसमें 2264 लोगों से बात करके हेडलाइन दी थी कि 90% लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद करते हैं। 88% नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 9 आउट ऑफ 10। जिस तमिलनाडु में तमाम, अब ये पॉलिटिकल मुद्दा में नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये अमेरिका में बैठ करके कुछ ग्रुप ऑफ लोग अपने आप को थिंक टैंक कह करके इंडिया की ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज करके अगर ये प्रिडिक्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी की बात हुई। संजय गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापार मंडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्यापारी नेता हैं। गुप्ता जी, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या कि कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज की बात कर रहे हैं, मूडीज ने क्या कहा, मूडीज ने क्या किया, पीयू ने क्या रिसर्च की, उसके नतीजे क्या है, जमीनी तौर पर हालात जो हैं वो बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मानते हैं आप इस बात को, या फिर आपको लग रहा है नहीं, चेंजेस जो हो रहे हैं वो देश की भलाई के लिए हो रहे हैं और अब धीरे धीरे हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, वर्तमान में जो पोजीशन है वो निश्चित रूप से पूरे देश में इस समय आर्थिक मंदी का दौर है और कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को तकलीफ है। लेकिन यह जो विषय है मूडीज वाला, अगर इस विषय को हम लोग देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो निश्चित रूप से इस मूडीज के सर्वे जो इसका रेटिंग बढ़ाई है उससे भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के पटल पर मजबूत दिखने लगी है, मजबूती से दिख रही है और भारत को अब आगे विदेशों से एफडीआई लाने में, विदेशों से लोन लेने में और विदेशों में अपनी साख को मजबूती से स्थापित करने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें विषय दो हैं। देखिए, एक तो वर्तमान में जो स्थिति है, निश्चित रूप से जीएसटी लगने के बाद और नोटबंदी के बाद लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ा है और बाजार में इस समय अफरा तफरी का एक माहौल है। लेकिन धनतेरस के बाद, दिवाली के बाद धीमे धीमे देश का बाजार अपनी वापस पटरी पर लौटना शुरू हो गया और हम लोगों को ये लगता है कि 6 महीने और साल भर के अंदर ये चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें तो निश्चित रूप से अब वो लॉन्ग टर्म कितने समय का है ये एक देखने वाली बात होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक ऊंचाइयों की तरफ जा रही है। आप देखिएगा, आज ही जो है रुपया डॉलर की अपेक्षा 0.75% जो है आज मजबूत हुआ है। तो ऐसे धीमे धीमे स्थिति मतलब आपको ये लग रहा है कि जीएसटी और नोटबंदी का जो विरोध हुआ, जीएसटी और नोटबंदी का जो विरोध हुआ और उसके जो खतरे बताए जा रहे थे वैसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं। देखिए, जीएसटी का विरोध नहीं हुआ, जीएसटी का विरोध नहीं हुआ, जीएसटी का जो पोर्टल था उस पोर्टल में जो समस्याएं थी उसकी वजह से जीएसटी ने परेशानियां पैदा की और धीमे धीमे गवर्नमेंट ने समझ लिया कि कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा हुई है तो उसने चीजों को दूर किया है। लेकिन जो भी चीजें उन्होंने की है वो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को एस्टेब्लिश करेगी, कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और कई चीजें इसमें जो उन्होंने अभी की है, बैंकों का पुनः उन्होंने पूंजीकरण किया है, आधार से कुल मिलाकर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जो देश की इकोनॉमी है वो इससे बूस्टअप होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। क्या वाकई देश की इकोनॉमी सुधार की राह पर है इस रेटिंग के बाद? क्या यह हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या वाकई ऐसा है या जमीनी तौर पर हालात बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल जुदा हैं? छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर।
क्या वाकई देश की इकोनॉमी सुधार की राह पर है? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अली खान साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली खान साहब, मूडीज की रेटिंग आती है और एक दिन पहले प्यू जो कि रिसर्च सर्वे, मोहम्मद अली खान साहब फोन छोड़िए, अब सुन लीजिए सवाल। मोहम्मद अली खान साहब, सवाल यह है कि सिर्फ मूडीज ही नहीं, इससे पहले प्यू का जो रिसर्च सर्वे आया उसमें भी 88% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी बताए गए। क्या इस सर्वे को भी आप खारिज करेंगे? क्योंकि इसमें आप देख लीजिएगा, अगर आप खारिज करने जा रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि इसमें यह भी कहा गया कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जो कि आप लोग दावा भी कर रहे हैं लगातार। जी देखिए, राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है कि नहीं ये तो जनता तय करेगी और भारत की जनता तय करेगी। मुझे रिफत जावेद साहब का जो जवाब उन्होंने इस पे दिया, उससे बेहतर जवाब मैं नहीं दे सकता। उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि जो इनकी कार्य प्रणाली, जो भी इसे कहते हैं, मेथोडोलॉजी जो अपनाई गई है, सैंपल सर्वे जो लिया गया है, 2200 लोगों से लेके इन्होंने अगर ये जनता पे अपनी राय थोप दी तो ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा। मगर अब्बास साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने गौर किया है कि भाजपा के प्रतिनिधि जब भी उनसे सवाल करो कि कब आएगा आर्थिक लाभ, बार बार कहते हैं लॉन्ग टर्म का इंतजार कीजिए। मुझे इसमें लाइटर वेन में एक बात याद आ गई। एक इनके बड़े पसंदीदा इकोनॉमिस्ट हैं, जॉन मेनार्ड केन्स। वो कहते थे, भैया इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, हम सब गुजर जाएंगे तुम्हारे लॉन्ग टर्म का इंतजार करते करते। 3 साल 7 महीने होने को आ गए हैं, आज तक आप आम इंसान से पूछ लीजिए। रिफत भाई ने एक और बात बड़ी सही कही, उन्होंने कहा 6 महीने से अनचेक्ड इन्फ्लेशन है। अनचेक्ड इन्फ्लेशन के साथ साथ उसके महंगाई के अलावा आपकी आमदनियों में इजाफा नहीं हो रहा। इसके ऊपर जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं तो मुझे याद आ जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने एलपीजी सिलेंडर को 90 रुपए से ज्यादा उसका दाम बढ़ा दिया। भैया कैसी आम आदमी की सरकार, आप लोग भैया बड़े उद्योगपतियों की तो सरकारें इसलिए स्टैंडर्ड और फिच जैसे रेटिंग्स आपके लिए महत्व रखती है, मगर हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। आपसे गुजारिश है, 1.5 साल बचा है, कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपको कुछ तो अच्छा याद रखें। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए बात वही निकलकर बार बार आ रही है घूम फिरकर कि जमीन पर हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जमीन पर लोगों की कमर टूटी हुई है, महंगाई दम निकाल रही है, जो रोजगार है वो पैदा हो नहीं रहे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और हम अमेरिका, यूके, लंदन के ढेरों सर्वेज जनता के सामने पेश कर यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यह जो मूडी की जो रेटिंग है, यह भारत की अर्थव्यवस्था पे नहीं है कमेंट कर रही। हम खुद ही कह रहे हैं, हम तो यह कह रहे हैं कि यह डेट को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यह दर्शाती है और सरकार की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की मंशा और उनकी जिजीविशा के बारे में यह बात करती है। तो इसका इतना ही आप समझिए। मूडी की रेटिंग से कोई देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर इनका कमेंट है, ये ना हम कह रहे हैं, जो हमारे नाम से कह रहे हैं वो खुद ही गलत झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, केवल मूडी की रेटिंग नहीं है, आप अलग अलग पैरामीटर्स के अलग अलग चीजों को देखिए। अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा था, रिपोर्ट आई थी, उसने रैंकिंग की तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थी, उसमें अर्थव्यवस्था की बात नहीं थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे थी। फिर अभी आईएमएफ ने क्या कहा, जीडीपी ग्रोथ रेट पे बात की। और यह हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर आप चाहे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक थर्ड पार्टी एनालिसिस की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई। अरे हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है, हम अपने आप तो खुद कह ही रहे हैं, लेकिन जब दूसरा एक इंडिपेंडेंट एनालिटिक बाहर का आउटसाइडर कहता है तो उसको कोट कर रहे हैं। बाकी हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है, ट्रांसपेरेंट हो रही है, करप्शन फ्री हो गई है, अर्थव्यवस्था में तेजी से ग्रोथ हो रहा है। हमने जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे देश की अर्थव्यवस्था में, चाहे वो एनपीए को ले लो, चाहे करप्शन को ले लो, चाहे लीकेजेस को ले लो, चाहे ट्रांसपेरेंसी को ले लो, चाहे वन मार्केट को ले लो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ले लो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को ले लो, वन मार्केट वन टैक्स को ले लो, ग्रामीण क्षेत्र के रोड्स के कंस्ट्रक्शन को ले लो, एग्रीकल्चर सेक्टर के इरिगेशन के कवरेज को ले लो, हाउसिंग प्रोडक्शन को ले लो। आपने कुछ कड़े कदम उठाए हैं देश की इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए, उसका लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म जो है ये कितना लंबा होगा? समीर भाई, 3.5 साल गुजर चुके हैं सरकार के। लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म
अरे फायदा तो हो रहा है, यह तो इसका प्रूफ है। लॉन्ग टर्म जो कांग्रेस कह रही है, लॉन्ग टर्म उनके 70 साल में भी पूरे नहीं हुए और हमें 3.5 साल में कह रहे लॉन्ग टर्म हो गए। अरे आपने 70 साल में देश की हालत का क्या हाल कर दिया कि हम 5 मोस्ट रिस्की इकोनॉमी में आ गए थे हम, जब हमने 2014 में गोपाल भाई, जनता आपको इतने प्यार से और भारी मतदान से सरकार ने इसलिए नहीं लाई थी कि आप 3.5 साल सिर्फ कांग्रेस 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 की बातें करें। आप लोगों को हमसे ज्यादा जिक्र तो कांग्रेस का आप कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं है, हम तो अपनी कह सकते हो कुछ नहीं हुआ। नहीं हम तो अपनी बात कर रहे हैं। मैंने अभी बताई कि कितने सारे काम किए। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव से पूछा गया आज मूडीज की रैंकिंग के बारे में, तो उन्होंने कहा ये तो अपने लोगों से तारीफ सुनने जैसा है। जैसे समाजवादी युवजन सभा से आप पूछिएगा कि समाजवादी पार्टी कैसा काम कर रही है, तो वो तो अच्छा ही कहेंगे। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, जब ये हमारी एजेंसी है क्या, या इकोनॉमिक से बाहर मिलता हूँ। सुन तो लीजिए अग्रवाल जी, सुन लीजिए। जब मैं बाहर मिलता हूँ तो वो लोग कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। अचानक कुछ अर्थशास्त्री पता नहीं है कि नहीं है, जब ये टीवी डिबेट में आते हैं तो ये बीजेपी की बात करते हैं, कहते बहुत बढ़िया हो गई। तो भैया मैं आप जोर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इतनी चापलूसी मत कीजिए। आपके आगे अर्थशास्त्री लिखा रहता है तो उसका तो सम्मान कीजिए कम से कम। इतनी भी बीजेपी की चापलूसी मत कीजिए कि आपको कहीं कुछ पद मिल जाए तो लगते हो बीजेपी के गुणगान करने। थोड़ा तो सोचा करो यार, आपके घर के। नहीं अनुराग जी, देखिए पर्सनल अटैक से क्या मतलब, मुद्दे पर बात कीजिए ना। चापलूसी तो आप अखिलेश यादव के बारे में बोलने के लिए आए हैं या डॉक्टर दत्ता के बारे में बोलने के लिए आए? चापलूसी तो हर कोई अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है, जैसे आप हैं। अनुराग जी, आप अपनी बात रखिए ना, आपका अपना टाइम। अनुराग जी, हिंदी में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है ना, मैं आपसे कभी मिला हूं ना मैं आपसे मिलने की दिलचस्पी रखता हूं। पहली बात, मेरे पास फालतू लोगों के लिए कीमती वक्त बर्बाद करने का टाइम नहीं है, और ना ही मैं अपना वक्त फालतू लोगों के लिए बर्बाद करता हूं। ना मैं कभी आपसे मिला हूं। आप साबित करके दिखाइए कि मैंने आपको कभी कहा है कि आर्थिक हालत खराब है, और ऑन द रिकॉर्ड आके मैं कुछ और बोलता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सपा की मैन्युफैक्चर डेटास को मैं मानूं क्या? सपा के मैन्युफैक्चर डेटास को मानो जो झूठ पे आधारित है? आपकी सरकार की ट्रैक रिकॉर्ड क्या थी? भ्रष्टाचार, मिसगवर्नेंस, बलात्कार, ये सब तो आपकी सरकार की ट्रैक रिकॉर्ड थी। किस आधार पे आप बात कर रहे हैं? और किस बुनियादी आधार पे आप बात कर रहे हैं? कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, ना मैं आपसे कभी मिला हूं ना कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, पर्सनल अटैक समझ गए आप? जैसे बेबुनियाद लोगों से मिलने का टाइम नहीं है मेरे पास। भदौरिया साहब, मैं मिलना चाहता हूं। भदौरिया साहब, देखिए इस तरह के कमेंट से ना वक्त बर्बाद होता है, वक्त बर्बाद होता है भदौरिया साहब। इसलिए आपको जो टाइम मिल रहा है उसमें आप सारा करप्शन तो आप लोग अपनी पार्टी की बात रखिए। यूपी का पूरा बजट आप लोग सफाई में खा गए थे। अरे भैया, तो आपने कौन सा सुधार रहे हो? जैसा से कभी पूछा आपने? आप कौन सा सुधारे थे? कौन सा सुधारे थे? कौन सा सुधारे थे? मुजफ्फरनगर से लेके मेरठ से लेके क्या कुछ नहीं किए थे आप लोग? अरे डर गए चुनाव जीतने के लिए। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। कौन सा सुधारे थे आप लोग? 50,000 का सिक्कर, कौन सा सुधारे थे ये बताइए ना मुझे। रिफत, एक अहम यहाँ पर एक अहम सवाल उठता है। इस झगड़े से ही एक अहम सवाल निकाल लेते हैं। ठीक है भदौरिया साहब, जनता ने आप लोगों को थप्पड़ मार के बाहर कर दिया है। ऐसे ही पूरी डिबेट निकाल देंगे क्या? अरे भैया, रिफत, एक ये जो बात हो रही है कि भाई पीयू ने रिसर्च की, उसकी अपनी ख्याति है, अपनी उसकी क्रेडिबिलिटी है उस एजेंसी की, उसको हम खारिज कर दें। मूडीज ने रेटिंग बढ़ाई, उसको खारिज कर दें। सरकार डेटा जो दे रही है उसको भी खारिज कर दें, तो फिर देश की जनता को सच बताएगा कौन? पता कैसे चलेगा? समीर, मैं चूंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, तो मैं तो बहुत ही अपनी पर्सपेक्टिव, और आपको भी यूज करना चाहिए, सबको करना चाहिए जी। देखिए, छोटी सी बात है, आप भी टीवी चैनल पे हैं और आप भी सर्वे कराते हैं, हम भी सर्वे कराते हैं। एक छोटे से अगर ट्विटर पे भी अगर आप सर्वे कराएंगे तो उसका भी सैंपल साइज 3-4 हजार हो जाता है। वो एक छोटे से शहर के लिए भी हम कहते हैं काफी नहीं होता है। एक देखिए कि उन्होंने कहा तमिलनाडु में तो हमने कह दिया कि 90% उन्होंने कह दिया था जहां एक भी सीट नहीं जीती। ये जो पीयू की सर्वे हुई थी, ये फरवरी मार्च में हुआ था। फरवरी मार्च में पंजाब में इलेक्शंस हुए थे। पंजाब के बारे में पीयू कहता है कि वहां पे 80% जनता मोदी के को सपोर्ट करती है, और उसी वक्त में
वहां पे जो पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की सरकार, जिसको मोदी ने कैंपेन करके जिताने के लोगों से ये की थी, डिमांड की थी या उनसे अपील की थी, उसको लोगों ने खारिज कर दिया। देखिए नहीं, लेकिन वो सर्वे जो हुआ है उसमें तो ये बात पूछी गई ना, देश में सबसे पॉपुलर नेता क्या है? आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता कोई और है क्या? नहीं, सपोर्ट। एक तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, नहीं, दूसरे वो इतने मजबूत नेता हैं। देखिए, तो उनसे पॉपुलर हस्ती, पॉलिटिकल हस्ती कोई आपको नजर आती है क्या? देखिए, पॉपुलैरिटी नहीं है। मैं मैं पीयू की टर्मिनोलॉजी पे जा रहा हूं। पीयू ने कहा था कि इनको सपोर्ट हासिल है इतने सारे लोगों का। अगर सपोर्ट हासिल है तो उसी वक्त में जब ये लोगों से पूछ रहे थे और सो कॉल्ड, मैं तो कहता हूं फेक था, कौन जॉब था वो, लेकिन अगर वो वाकई अगर कह रहे थे तो उसी वक्त में इनकी सरकार वहां कैसे गिर गई? दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो लार्जर पॉइंट जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अगर 90% के लोग अगर के बीच में अगर आप पॉपुलर हैं, मैं नरेंद्र मोदी अगर आज होता तो मैं इमीडिएटली लोकसभा इलेक्शन कॉल कर देता, इमीडिएटली। अगर 90% लोग अगर मुझे पीयू कह रही है और 2217 लोगों में अगर मैं इतना पॉपुलर हूं तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वो नहीं है। देखिए, हम जिन चीजों को भूल रहे हैं, आपने जीएसटी की बात की, इन्होंने कहा कि जीएसटी का इफेक्ट आएगा। जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स था, राइट? उसके बाद इतना कंफ्यूजन हुआ, बाद में आकर के इन्होंने सुधारा। आज मेरी सीए से बात हो रही है, मैं जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हूं। उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से नीचे की जो कंपनी है वो महीने में 3 महीने में एक बार फाइलिंग करेगी। आज मुझे कहा गया कि नहीं, वो मिसलीड किया था अरुण जेटली ने, आपको भी अब फाइल करना पड़ेगा हर महीने। मेरे एक्सपोर्टर फ्रेंड है, और जो एक्सपोर्टर फ्रेंड्स हैं उनकी जो वॉल्यूम है 400 से 500 करोड़ के बीच में है। ये कहते हैं कि उनको बहुत सारे लोगों को बंद करना पड़ेगा, उनको ये हालत है। आपने कहा था मोदी जी आए थे, उन्होंने क्या कहा था? आपने 60 साल दिए थे कांग्रेस को, मुझे 60 महीना दीजिए। माफ कीजिएगा, 60 महीना में से 12 ये 36 42 महीना गुजर चुका है, और अब आपने गोल पोस्ट चेंज करके कह दिया कि 2022 तक का समय दीजिए। मतलब किस चीज को बात की जगह? संजय गुप्ता साहब, एक मिनट, लास्ट पॉइंट, लास्ट 10 सेकंड का। ये वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि 50 दिन में अगर डिमोनेटाइजेशन के बीच में अगर हालात ठीक नहीं हो गए, आप चौराहा चूज कीजिएगा, मैं पनिशमेंट को तैयार हूं। हम आप सबको पता है कि वो जो 50 दिन की जो हालत थी उसके आफ्टर इफेक्ट आज तक हम भुगत रहे हैं। तो आप कैसे लीजिएगा ऐसे प्रधानमंत्री? संजय गुप्ता साहब, क्या आप ये मानते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स हम अभी तक भुगत रहे हैं, या आप कहेंगे कि नहीं, 50% से ज्यादा परेशानियां जो थी जीएसटी और नोट बैन की, वो खत्म हो चुकी हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पिछला जो समय बीता है वो समय निश्चित रूप से नोटबंदी के बाद और ये 4 महीने जो जीएसटी लगे उसके बाद के कष्टकारी रहे हैं, व्यापारियों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। लेकिन अब हम लोग ये महसूस करें कि धीमे धीमे गवर्नमेंट ने, जो हमारे अन्य साथी कह रहे हैं, निश्चित रूप से गवर्नमेंट ने इस बात को महसूस किया है कि कहीं ना कहीं जीएसटी में उनसे कुछ विसंगतियां रह गई हैं, और जैसे जैसे धरातल पर चीजें वो महसूस कर रहे हैं तो उसमें सुधार कर रहे हैं, और धीमे धीमे सुधार होने की स्थिति में आ रहा है। जीएसटी अब एक कानून बन चुका है और उसमें सुधार ही हो सकता है और कुछ हो भी नहीं सकता। नोटबंदी का चैप्टर बहुत पुराना हो चुका है, 99% पैसा बैंकों में जमा हो चुका है। तो अब देश निश्चित रूप से धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है और अब सुधार की दिशा में जा रहा है। ये बात ठीक है कि नौकरियां भी गई हैं, ये बात ठीक है कि बिजनेस भी हल्का पड़ा है, ये बात ठीक है कि बैंक में एनपीए भी बढ़े हैं, लेकिन केवल इसी पे अगर हम लोग बहस करते रहेंगे तो उससे बात ये आगे कैसे सही करना है, इसकी चिंता करनी चाहिए। मूडीज वाला विषय अगर लिया जाए तो भारत की साख विदेशों में बढ़ी है, वजह कैसे भी हो, कोई भी हो, एक वो भी विषय है, ताकि हमें कैसे हमारी एफडीआई बढ़ेगी, कैसे हमारा विदेशों से सस्ता हमको लोन मिलेगा, कैसे हम आगे और व्यापार कर पाएंगे, और भारत की क्रेडिट जो है पूरे विश्व में बढ़ी है। घरेलू स्तर पे अभी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग परेशानी में हैं, यहाँ का व्यापार अभी प्रभावित है, लोग सभी चीजों को पैन से और आधार से लिंक कर दिया गया है, तो लोग खर्चा करने में अभी संकोच कर रहे हैं, उनके अंदर ये भय है। अभी इसमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। सबसे बड़ी जो चिंता जो भी मूडीज की आई है, सबसे पहले तो अभी चिंता इस बात की करनी पड़ेगी, जो राजकोषीय घाटा है इसको नियंत्रित करना पड़ेगा। ये नियंत्रित नहीं होगा तो ये जो रिपोर्ट आई है ये निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। राजकोषीय घाटा और जीएसटी के अंदर अगर हम जो हमारे लक्ष्य घाटे का निर्धारित किया है, अगर उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग ये महसूस करें कि ये धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आगे बढ़े। गवर्नमेंट की बात ये समझ में आ गई है कि जीएसटी का जो प्रारूप बनाया है वो जीएसटी का प्रारूप ठीक नहीं बना है, जीएसटी का पोर्टल ठीक से नहीं काम कर रहा है, उसमें अनेक विसंगतियां हैं, लेकिन धीमे धीमे समझ रहे और उसका रास्ता भी यही है। देखिए, जब हम लोग
किसी गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हो तो हमें सभी पैनलिस्ट से हम ये निवेदन करना चाहेंगे, ये जो आपने विषय लिया ये बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पे बहुत चिल्ला के बात नहीं हो सकती, इस विषय पर लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ ही आप बात कर सकते हैं। और तभी, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, बल्कि आपके विदेशों में देखा जा रहा है चैनल ये, तो हमें ये भी इस बात की भी चिंता करनी होगी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ये बात पूरे विश्व में जा रही है, विश्व के अनेक देशों में जा रही है, तो ये भारत की गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है। तो हमें इस बात की गंभीरता भी गोपाल जी, अग्रवाल जी, और भारत आगे बढ़ रहा है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ये कह रहे हैं कि पिछले 3 साल के दौरान भारत सबसे तेजी से विकास करने वाले देश के तौर पर उभरा है। ये मूडीज की जो रेटिंग बढ़ाई गई है उसके आधार पर आप कह रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन है जिसके बिना पर यह दावा किया जा रहा है? क्योंकि यह दावा बहुत बड़ा है। देखिए, अरुण जेटली जी और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सबने आज स्पष्ट कर दिया, अधिया साहब ने भी, कि यह जो रेटिंग है हम इसको पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिलेटेड है भी, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन यह देर से सही हुई है। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो सब मूडी के एक्सेप्टेंस के बाद ही उसका महत्व बनता है। तो हम तो अपने आप में अपने दिशा से चल रहे हैं और आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं वो मूडी कहे या ना कहे हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोई उसके लिए बैठे नहीं रहेंगे कि अब इसके कब नहीं कह रहा, तो हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। यह तो जनता के डिबेट के लिए है, जनता की जानकारी के लिए, विश्व के लिए उनका एक एनालिसिस है। अग्रवाल साहब, वो जो लॉन्ग टर्म गेन की बात की गई थी वो हमें कब तक मिलेगा? इसके बेस पे कोई देख ही नहीं रहा। सवाल जो है यही है, लॉन्ग टर्म गेन के लिए और कितना इंतजार? अब आपके पास ही 1.5 साल बचे हैं सिर्फ। कि देखिए, लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म गेन तो मिल रहा है। 52,000 करोड़ जब आप जो सरकार की केवल ये जो उज्ज्वला योजना से बचा रहे हैं, जो कृषि क्षेत्र में जो नीम कोटेड यूरिया से कितना हजार बच रहा है, दूसरा टैक्स कंप्लायंस 26% बढ़ गया है, दूसरा जो सरकार के 91 लाख नए असेसीज इंक्रीज हुए हैं, जो मैं आपको रोड कंस्ट्रक्शन की फिगर्स बता रहा था, 11 किलोमीटर पर डे से 31 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बननी शुरू हो गई। ग्रामीण सड़क योजना में 129 किलोमीटर पर डे से सड़क बन रही है, जो इतनी कम थी। तो यह 9 लाख करोड़ का सरकार ने इन्फ्यूज किया है इन्वेस्टमेंट, जो डिमांड क्रिएट कर रहा है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी हेल्प करेगा, जो स्टार्टअप, स्टैंड अप, इतने सारे जो रिफॉर्म किए हैं, जो कर रहे हैं, उनका ग्राउंड लेवल पे फायदा मिल रहा है। आज आप इन्फ्लेशन को ही देख लीजिए, जो 10 डबल डिजिट में थी, आज 4% में। जरूर कुछ समस्याएं हैं, हम नहीं कह रहे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अभी समस्या नहीं है, अरे वो समस्याओं को भी हम टैकल कर रहे हैं, लेकिन आप जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ समस्याएं और हैं जो हमें करनी है, जैसे लैंड रिफॉर्म करने हैं, लेबर रिफॉर्म करने हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो हमने किया है वो सब नकार दो। वो आते हुए आपको नजर आ रहे हैं, आ गए हैं, या कोई उम्मीद नजर नहीं आती? समीर भाई, मैं निष्पक्ष वे में बातें कहता हूं, उस पर कुछ लोगों को मिर्ची लगती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज की। जी, मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले एक सवाल पूछता हूं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट झूठी, IMF की रिपोर्ट झूठी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट झूठ, RBI का पहला वाला रिपोर्ट तो सही था, संशोधित रिपोर्ट झूठ, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट झूठ, पीयू की रिपोर्ट झूठ, मूडी की रिपोर्ट झूठ, तमाम रिपोर्ट झूठ। ये जो कुछ विपक्ष के कार्यालय पे जो फ्रैक्चर्ड रिपोर्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड रिपोर्ट्स तैयार होती है, वही तो ऐतिहासिक सच्चाई है, बाकी सब तो झूठ ही झूठ है। मैं ये इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता हूं देश के साथ, मैन्युफैक्चर्ड रिपोर्ट्स को लेकर ढिंडोरा पीटता रहूं और छाती फाड़ता रहूं कि हाँ बहुत बहुत कुछ गलत हो रहा है देश में और विपक्ष जो कह रहा है बहुत सही कह रहा है, वो चीज मैं कर नहीं सकता हूं। सच बात बोलने से मिर्ची अगर लगती है तो लगे 100 बार मिर्ची, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महत्वपूर्ण बात यहां पे ये है कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत चिंता का विषय है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी डेट जो है उसको संतुलित करना बहुत आवश्यक है। 6% था यूपीए सरकार के दौरान, 4.5% में आके ठहरी है। इसको जब तक आप 2.5% में नहीं करेंगे तब तक आप मजबूत इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। अच्छे दिन की जो शुरुआत की जो बात लगातार की गई थी
वो अच्छे दिन की शुरुआत के पटल पे जा रहे हैं हम लोग, पर इसका मतलब नहीं है कि अच्छे दिन पूरी तरह से आ गया है। उस पे और बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है मोहम्मद अली खान साहब, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है कहीं गुजरात इलेक्शंस के मद्देनजर? क्योंकि गुजरात इलेक्शंस में जिस तरह से जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता कर आप वोट लेने की कोशिश कर रहे थे, और अब ये मूडीज की रेटिंग आ गई। तो हालांकि एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी हमारे देश की रेटिंग बढ़ा रही है, तो ये अच्छी बात है, इसका वेलकम होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स के चक्कर में इसका विरोध हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए बात साहब, एक तरफ रखते हैं ये नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं क्यों। देखिए सबसे पहली बात तो ये, कोई भी इशू कोई भी मुद्दा अगर जनता में अगर आपको फैलाना है तो वो तभी फैल सकता है जब जनता में खुद से ये गुस्सा हो। अगर उस बात में सच्चाई नहीं होगी तो वो इशू रिवर्बरेट नहीं करेगा, जनता के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जीएसटी हकीकत में बहुत बुरे तरीके से उसका क्रियान्वयन हो रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसका क्रियान्वयन हो रहा है। और मैं संजय गुप्ता जी की बात सुन रहा था, मुझे लगता है उन्होंने बहुत अहम पॉइंट लिया, बड़े सकारात्मक तरीके से उन्होंने सरकार का डिफेंस पेश करने की कोशिश की। जी, मुझे एक्चुअली संजय गुप्ता जी की बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो बोल रहे कि देखिए कोई भी सरकार अगर इसका क्रियान्वयन करती है उसे ये सारी चुनौतियां और बाधाएं से निपटना पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे संजय गुप्ता जी, मगर अगर कोई और सरकार होती और इतनी अहंकारी और गुरूर और तकब्बुर वाली सरकार नहीं होती तो उसको जनता भी सपोर्ट करती। यहां पे ये लोग अपनी रेट्स वाली गलतियां, आपने देखा होगा अभी 150 आइटम्स पे इन्होंने रेट कम किए हैं, अभी इन्हें 4 महीने लग गए। हम लोग इनसे गुजारिश करते रहे, जनता गुजारिश करती है रेट कट कीजिए, इसका कोई रैशनल नहीं है, आपने बिना किसी समझ के डाल दिया है इस कैटेगरी में। 4 महीने से अधिक लग गए। सोचिए अगर इन्हें 4 महीने ऐसी सिद्धांतिक चीज को बदलने में लग गए संजय जी, तो इन्हें कितना समय लगेगा। जो ज्यादा डीप रूटेड जो परेशानियां हैं, HSN क्लासिफिकेशन हो गया, GSTR 123B की फाइलिंग, आपका जो मंथ ऑन मंथ वो कैपिटल हेल्ड अप होता है, 3 महीने तक वर्किंग कैपिटल रुक जाता है जीएसटी के जरिए। तो छोटे कारोबारी के लिए, जो छोटे वो होते हैं ट्रेडर्स कारोबारी, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिनका जवाब जल्दी ही मिलना चाहिए, मगर सरकार नहीं लग रहा कि कोई जवाब दे पाएगी। इसीलिए सरकार से शिकायत ये, गुरूर और तकब्बुर छोड़िए और प्लीज सचमुच में जनता की सेवा कीजिए। ठीक है, ठीक है रिफत, लेकिन अगर ये गुरूर वाली सरकार होती, अहंकार वाली सरकार होती, फिर ये चेंजेस नहीं होते, फिर तो अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं होती, जैसी जीएसटी में बार बार सरकार ने की है और एक राहत देने की कोशिश हुई। नहीं, वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सेल्फ रियलाइजेशन है, ये पॉलिटिकल कंपल्शन है, पॉलिटिकल नहीं, अपोजिशन भी नहीं, पॉलिटिकल कंपल्शन है। देखिए इनको पता है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए जो रूलिंग सरकार है उसके लिए गुजरात का चुनाव मेक और ब्रेक है। ये आप भी जानते हैं कि अगर वहां पे नतीजे जरा भी खराब हुए तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा 2009 के इसको। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ही डजंट नो हाउ टू लूज, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये है, और यू कैन ब्लेम हिम। हर आदमी जो सियासत में आता है जीतने के लिए आता है। मेरा कहना दूसरी चीज है कि ये कोई मूडी की बात नहीं है। हम इतने भी अंधभक्त नहीं है कि मूडी कह देगा तो हम कह देंगे नहीं ठीक है। अगर प्यू ने कह दिया कि हमने सिर्फ 2264 लोगों से बात करके 1 अरब 25 करोड़ लोगों के मूड को किया तो हमने कहेगा नहीं दंडवत नमस्ते, हम ठीक है। हम अंधभक्त नहीं है, हम रैशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों में और बेवकूफों में फर्क यही होता है कि आप एनालाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। That's what we are doing। जो बुनियादी चीजें यह है कि अगर यहां पे हालात बेहतर होते, अगर 1 साल से महंगाई नहीं कम हो चुकी होती, या गैस के LPG आपको याद है, मुझे नहीं पता आप कितना दे रहे हैं, मैं बावजूद इसके कि मैं LPG सब्सिडी लेता था, अब सब्सिडी का कोई मतलब नहीं है, चूंकि मैं पूरे 600 प्लस में पैसे दे रहा हूं। वो कम टू मार्च वो सब जो सब्सिडाइज रेट है और नॉन सब्सिडाइज रेट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये सब बुनियादी चीजें हैं। आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं है, सेविंग 1 मिनट लास्ट मिनट, इंटरेस्ट रेट कोई भी इकोनॉमी जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समीर, मैं 10 सेकंड चाहूंगा। कोई भी इंडिया की इकोनॉमी जो हम बहुत ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं ना कि अब डिमोनेटाइजेशन खत्म हो गया, सब ठीक हो जाएगा। देखिए आपके मार्केट से अगर 86% करेंसी लेकर के बैंक में डाल दी जाती है, आपकी स्पेंडिंग पावर नहीं है, खाक इकोनॉमी आगे जाएगी। जब आपके पास कैश है ही नहीं है मनूवर करने के लिए, आप किस इकोनॉमी की रिजुविनेशन की बात कर रहे हैं? देखिए बहलाइए मत लोगों को, हकीकत दिखाइए। चूंकि अब जरूरी नहीं कि सब वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बिल्कुल यही इस डिबेट का ये मकसद भी यही था कि जो हकीकत है उसका सामना करना हम सीखें, उससे सामना कराया जाए हमारे व्यूअर्स को। लेकिन डॉक्टर दत्ता की मुझे लगता है इस पर राय बिल्कुल जुदा है, और वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी वाकई सुधार की राह पर है। सरकार के सामने चुनौती तो बड़ी है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अग्रवाल साहब आपको भी। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, माफ कीजिएगा, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना पड़ रहा है।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। फिर एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।